हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कल का इनमो का पेपर अच्छा गया होगा। आईओक्यूएम का पार्ट है तो काफी अच्छा था, काफी इजी था। इनफेक्ट पार्ट भी अच्छा था। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करेंगे पार्ट बी का, जो बेसिकली इनमो का एग्जाम था। ठीक है, तो क्वेश्चन के बेसिकली थ्री पार्ट्स है ना। लेट्स सी द क्वेश्चन। तो ये दैट वाज द प्रॉब्लम थ्री ऑफ यस्टरडेज इनमो एग्जाम, है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, राइट, लेट दिस Tn denote the number of arrangements of the integers 1 to up to n into a sequence a1, a2 and so on till an such that, अब देखो ये कंडीशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि ai should be greater than a2i, ai a2i से बड़ा होना चाहिए, राइट। फॉर ऑल i that is greater than or equal to 1, less than 2i, less than or equal to n। एंड इनफैक्ट है ना, ये वाली इनइक्वालिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली थर्ड पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर है ना, इक्वल का साइन नहीं है। एंड मतलब बेसिकली मैं अभी बताता हूँ आपको, 2 मिनट में रुको। एंड फर्दर सेकंड चीज क्या था, ए आई इज ग्रेटर देन ए टू आई प्लस वन। अगेन फॉर ऑल आई लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, लेस देन टू आई प्लस वन, विच इज फर्दर लेस देन और इक्वल टू एन। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आई की वैल्यू वन भी रखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, बिकॉज आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो आई हैज टू बी एटलीस्ट वन, राइट। So 1 is greater than or equal to 1, which will be less than 2i plus 1, which is 3, which is less than or equal to n। तो यहाँ से ना एक important claim ये था कि जो n का वैल्यू है, n will always be greater than or equal to this thing 3। n 3 या 3 से बड़ा होगा। इसीलिए क्वेश्चन में भी इन्होंने t3 का एग्जांपल लिए, राइट। तो जो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है tn, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट शुड बी ग्रेटर देन 3, राइट। क्लियर, ठीक है। तो अब अभी इसका क्या यूज होगा वो हम अभी थर्ड पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इस कंसेप्ट का कोई यूज नहीं है कि जो टी के अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट कर रहे हैं वो 3 या 3 से ज्यादा होंगे। अगेन इसका फर्स्ट पार्ट और ए पार्ट और बी पार्ट में कोई यूज नहीं है। सी पार्ट में इसका एक इंपॉर्टेंट यूजेस आता है, एल्स हम आपके आंसर में ना एक दो नंबर का बेसिकली एक आपका आंसर एक कम आएगा, राइट। तो चलो बढ़ते हम पहले फर्स्ट पार्ट में। अब इसने एग्जांपल दिए T3 के लिए, T3 is 2, ठीक है। देखो अब कंडीशन क्या, लेट्स से हमें A1, A2, A3 ये तीन नंबर्स हैं और 1, 2, 3 ये इनको असाइन करने हैं, सच दैट ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, राइट। तो प्रैक्टिकली A1 शुड बी ग्रेटर देन A2 एंड A2 और A3 में फर्दर कोई कंडीशन नहीं आएगी, बिकॉज A2 का ट्वाइस A4 अवेलेबल नहीं है। फर्दर A1 शुड बी ग्रेटर देन A3 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो प्रैक्टिकली इन दोनों कंडीशन के हिसाब से A1 मस्ट बी द ग्रेटेस्ट नंबर एंड हेंस इसने A1 को 3 दे दिया, राइट। और A2 और A3 1 और 2 में से किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, तो इसने 3, 1, 2 और 3, 2, 1 असाइन कर दिया, राइट। इसी वजह से मतलब बिकॉज A2 और A3 में प्रैक्टिकली कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। एंड इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने ना T7 फिगर आउट कर लिया होगा। T7 वाज 80, ठीक है। कैसे आता है हम अभी देखते हैं। एंड इनफैक्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेटर ढंग से समझने के लिए हमें ना T3 से लेकर T7 तक सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट फिगर आउट T4। T4 क्या होगा, तो बेसिकली हमें 1, 2, 3, 4 ये चार वैल्यूज A1, A2, A3 और A4 इनको असाइन करने थे, सच दैट कंडीशन अब कौन कौन सी होंगी, A1 शुड बी ग्रेटर देन A2, A1 शुड बी ग्रेटर देन A3, A2 इन टर्न शुड बी ग्रेटर देन A4, ठीक है। तो अगेन सारी कंडीशंस को देखते हुए A1 मस्ट बी द लार्जेस्ट नंबर एंड हेंस A1 को तो हमने असाइन कर दिया 4, राइट। अब जैसे ही हम A1 को 4 असाइन करते हैं, ये दो कंडीशंस ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती हैं, राइट। बिकॉज लार्जेस्ट नंबर है तो बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उनसे तो वो बड़ा होगा ही होगा, राइट। तो अब प्रैक्टिकली एक ही कंडीशन बचती है ये, एंड हमारे पास नंबर बचते हैं 1, 2 एंड 3, तीन नंबर जो हमें A2, A3 और A4 को असाइन करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सेलेक्ट टू नंबर्स आउट ऑफ द 3 अवेलेबल नंबर्स, ठीक है। वो मैं जो भी 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं वो मैं A2 और A4 को असाइन करना चाहता हूँ। जो नंबर बच गया वो ऑटोमेटिकली A3 को असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किए, उनमें से जो बड़े वाला नंबर है वो मैंने A2 को दे दिया, उसको असाइन करने का एक ही तरीका होगा। जो बच गया नंबर छोटे वाला उसको मैंने A4 को दे दिया, और जो 2 एलिमेंट्स के अलावा जो थर्ड एलिमेंट बचा था वो मैंने A3 को असाइन कर दिया। अगेन उसका भी एक ही तरीका होगा। तो प्रैक्टिकली T4 के कितने वेज आ गए, 3 वेज आ गए, राइट।
नाउ लेट्स कंसीडर T5। T5 देखते हैं। अब बेसिकली क्या हो गया, A1 A2 A3 A4 A5 ये 5 एलिमेंट्स है। जैसा हमने पहले देखा था A1 को तो 5 असाइन हो जाएगा जिसका एक ही तरीका है, राइट। अब प्रैक्टिकली वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 एलिमेंट्स एंड हमें ये 4 एलिमेंट्स A2 A3 A4 और A5 को असाइन करने हैं सच दैट कंडीशंस अब क्या बनेंगी, ऑटोमेटिकली ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि A1 को मैंने लार्जेस्ट नंबर अमंग द अवेलेबल नंबर्स दे दिया है, राइट। तो फर्दर जो कंडीशन बचती है दैट इज A2 should be greater than what, A4 and A2 should be greater than A5, ठीक है। A3 should be greater than A6 but A6 हमारे पास अवेलेबल ही नहीं था तो A3 पे कोई कंडीशन नहीं आई। इनफैक्ट A3 पर भी कोई कंडीशन नहीं आई। A4 और A5 आपस में इंडिपेंडेंट है, उनमें भी कोई कंडीशन नहीं आई। तो दीज आर द ओनली 2 कंडीशंस जो अभी बच गई हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कैसे हम इसको असाइन कर सकते हैं। हमने सिंपल सा क्या किया, आउट ऑफ 4 अवेलेबल नंबर्स, ठीक है, सॉरी आउट ऑफ 4 अवेलेबल नंबर्स वी हैव सेलेक्टेड 3 नंबर्स, ठीक है, जो मैं प्रैक्टिकली अभी A2 A4 और A5 को दूंगा। तो 4 में से 3 नंबर मैंने सिलेक्ट किया, एक नंबर बच गया, ठीक है। जो नंबर बचा ना पहले तो वो मैंने A3 को असाइन कर दिया। असाइन करने का एक ही तरीका होगा, ठीक है। अब जो मैंने 3 नंबर सेलेक्ट किए थे, 4C3 में से 3 नंबर सेलेक्ट किए थे। अब ध्यान से देखो A2 जो है वो A4 से भी बड़ा होना चाहिए, A5 से भी। तो वो जो 3 नंबर सेलेक्ट किए ना, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, वो मैंने प्रोवाइड कर दिया A2 को। अब 3 में से सबसे बड़ा नंबर तो एक ही होगा, उसको A2 को देने का एक ही तरीका। अब हमारे पास बच गए 2 नंबर एंड A4 और A5। 2 नंबर मैं A4 और A5 में 2 तरीके से बाँट सकता हूँ बिकॉज़ A4 और A5 में कोई कंडीशन नहीं है। उनका आपस में कोई भी लेना-देना नहीं है, जैसे मर्ज़ी उनको बाँट सकते हैं, ठीक है। तो T5 प्रैक्टिकली कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स 2 दैट इज़ 8। तो T5 का वैल्यू 8 आ जाता है, राइट। नाउ लेट्स सी T6 में हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। अगेन अब A1 को 6 मिल जाएगा, है ना? एंड प्रैक्टिकली अब A2, A3, A4, A5, A6 ये हमें इन रिमेनिंग 5 एलिमेंट्स को प्रोवाइड करना है 1 2 3 4 5 इन सम ऑर्डर, राइट। अब हमारी कंडीशन क्या है, वो जो A1 ग्रेटर देन A2 और A1 ग्रेटर देन A3 ये तो ऑटोमेटिकली देखो यार फुलफिल हो ही चुकी है ना। अब A2 शुड बी ग्रेटर देन हाउ मच, A4 एज वेल एज A2 शुड बी ग्रेटर देन A5, बट इस बार A3 पर भी कंडीशन है ना। A3 विल बी ग्रेटर देन A6, A7 अभी अवेलेबल नहीं है तो वो हम लिखेंगे भी नहीं। तो these are the 3 conditions, ठीक है। तो अगेन from these 5 numbers I have selected, पहले मैंने 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो these 5 नंबर्स में से मैंने 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए जो मैं एक्चुअली A2, A4 और A5 को प्रोवाइड करूंगा फुलफिलिंग these 2 कंडीशंस, ठीक है। तो 5 में से 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब उन 3 नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है, राइट, वो मैंने A2 को प्रोवाइड कर दिया। उसको प्रोवाइड करने का एक ही तरीका, बाकी 2 नंबर बचे वो मैं A4 और A5 को प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड इनफैक्ट अभी आप देखो कि A4 और A5 फर्दर किसी भी कंडीशन में इन्वॉल्व्ड नहीं है क्योंकि फर्दर A8, A9 ये सब अवेलेबल नहीं है ना? तो 2 नंबर्स A4 और A5 में देने के 2 तरीके हैं। अब हमारे पास बचते हैं 2 नंबर्स। हमने 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए थे जो A2, A4 और A5 को दे दिए। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 नंबर जो मुझे A6 एंड A3 को देने हैं। अब वो जो 2 नंबर्स बचे उनमें से जो दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो मैंने A3 को प्रोवाइड कर दिया। प्रोवाइड करने का एक ही तरीका, जो बच गया नंबर वो A6 को प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइड करने का एक ही तरीका, राइट। तो T6 का वैल्यू दैट विल कम आउट टू बी 20, ठीक है। नाउ द फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें बेसिकली T7 पूछा गया था, ठीक है। T7 देखते हैं हम। देखो T7 के लिए नाउ लेट्स कंसीडर अगेन सेम सेम तरीका है यार। मतलब देखो मैं T6 तक आपको इसलिए करके दिखाया ताकि एटलीस्ट है ना ये अप्रोच आप पेपर में कर सकते थे, है ना। इग्नो के पेपर में यार टाइम एम्पल होता है तो एटलीस्ट आप जो भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों को सेकंड क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का तो उसमें फिगर बड़ी खतरनाक बन रही थी। अगर आप फिगर बना पा रहे थे देन क्वेश्चन कुछ भी नहीं था यार, एंगल चेजिंग का क्वेश्चन था, सिंपल एंगल चेजिंग, ठीक है। बट अगेन हाँ, फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पेशेंस रखना था, राइट। इस प्रॉब्लम 3 का फर्स्ट पार्ट आई कैन गारंटी, मतलब हर बच्चा अगर टाइम डिवोट करने के लिए रेडी था ना पेपर में, तो प्रॉब्लम 3 का फर्स्ट पार्ट डेफिनेटली कर सकता था, डेफिनेटली कर सकता था। इवन मतलब उसके लिए आपको ना T1, T3, T4, T5, T6 निकालने की भी जरूरत नहीं थी। आप अगर डायरेक्ट सीधा T7 भी निकालते तब भी आप ये अचीव कर सकते थे क्योंकि कंडीशंस हमारे पास फाइनाइट कंडीशंस ही बनती हैं, ठीक है। जैसे भी देखते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6
A7। लेट्स से अगर कोई बंदा T7 सीधा निकालता तो वो क्या करता, 7 एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। हमें अब कंडीशंस क्या-क्या बनेगी, A1 शुड बी ग्रेटर देन A2, A1 should be greater than A3, ठीक है। Further, A2 should be greater than A4 and A2 should also be greater than A5, right? Further, A3 की अगर मैं बात करूं, A3 should be greater than A6 as well as A3 should be greater than A7, ठीक है। तो ये 6 कंडीशंस बनती है। अब कंसीडरिंग कि यार देखो A1, A2 और A3 से बड़ा है, फर्दर A2, A4, A5 से बड़ा है और A3, A6 और A7 से बड़ा है, तो प्रैक्टिकली A1 इज द लार्जेस्ट नंबर, जो मैं पहले भी आपको क्लेम करवा चुका हूं, है ना। तो A1 के पास 7 चला जाएगा, राइट। तो ऐसा करने से ये हमारा जो फर्स्ट सेट ऑफ टू इनइक्वालिटीज था ये हमारा फुलफिल हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को इस सेट को लेते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 3 नंबर्स आ रहे हैं, A2, A4 और A5 इस ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या था, A3, A6, A7। तो A2, A4, A5 का A3, A6, A7 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फर्दर इनइक्वालिटीज क्यों नहीं लिख रहा मैं, बिकॉज अगर मैं फर्दर देखो A4 पे जाता हूँ तो नेक्स्ट एलिमेंट ट्वाइस ऑफ A4 मतलब A8 चाहिए होगा, जो कि है नहीं, अवेलेबल नहीं है ना। तो अब हमें क्या करना है, जो 6 एलिमेंट्स बचे हैं, कौन से 6 हैं वो, 7 तो हमने A1 को असाइन कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 एलिमेंट्स है, लेट्स सेलेक्ट 3 एलिमेंट्स आउट ऑफ दिस 6 एलिमेंट्स, ठीक है। 3 एलिमेंट्स हमने इनमें से सेलेक्ट किए। अब मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं वो 3 एलिमेंट्स A2, A4 और A5 को देना चाहूंगा। अगर हम इस कंडीशन को देखें तो A2 शुड बी द लार्जेस्ट अमंग A2, A4, A5, है ना। तो जो हमने 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए, उनमें जो सबसे बड़ा था A2 को प्रोवाइड कर दिया। प्रोवाइड करने का एक ही तरीका, राइट। बाकी 2 एलिमेंट जो बच गए वो A4 और A5 में प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अब A4 और A5 को आपस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है एटलीस्ट 7 एलिमेंट्स में, है ना। तो वो 2 एलिमेंट्स को मैं A4 और A5 में 2 तरीके से बांट सकता हूँ, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट किए थे, उनका काम हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 3 एलिमेंट्स, अपने पास अभी भी 3 एलिमेंट्स पड़े हैं। वो 3 एलिमेंट्स मुझे क्या करने हैं, A3, A6, A7 इन तीनों को देने हैं। A3, A6, A7 अगेन सेम फंडा, जो इन तीनों में से सबसे बड़ा है वो मैं A3 को प्रोवाइड कर दूंगा, प्रोवाइड करने का एक ही तरीका। बाकी जो 2 बच गए वो मैं A6 और A7 को प्रोवाइड कर दूंगा। अगेन सिंस A6 और A7 में कोई कंडीशन नहीं है आपस में, उसको मैं 2 तरीके से प्रोवाइड कर पाऊंगा। So this should be the answer for T7, ठीक है, and which is nothing but this comes out to be 20 times 4 which is 80, ठीक है। A पार्ट का आंसर 80 बनता था, ठीक है। यार प्रैक्टिकली ना A पार्ट डुएबल था, ठीक है। इनफैक्ट ये जो प्रॉब्लम डिजाइन की गई है ना इनमो के द्वारा, तो ये मतलब बहुत अच्छा डिजाइन लगा मुझे, बिकॉज इस प्रॉब्लम में ना आपको कंफ्यूज भी किया जाएगा और पैरेलली आपको हिंट भी दिया जाएगा। जैसे T7 आई एम वेरी श्योर जिन बच्चों ने भी किया होगा उन्होंने मोर और लेस इसी तरीके से किया होगा। स्टैंडर्ड जो पीएनसी हम लगाते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाते हैं, जो बेसिकली जेई वाला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रहता होता है, उसके थ्रू T7 निकल रहा है सीधा साधा। बट बी पार्ट और फर्दर सी पार्ट उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं जाता, ठीक है। तो अब अपन बी पार्ट डिस्कस करते हैं कि बी पार्ट में कैसे अप्रोच करना था क्वेश्चन को, है ना। तो लेट्स डिस्कस बी पार्ट। देखो अब पार्ट बी जो था, पार्ट बी में कह रहा था इफ k is the largest non-negative integer, ठीक है, such that 2 raised to power k divides t of 2 power n minus 1, then we need to prove that this k is 2 raised to power n minus 1, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो बेसिकली 2-3 हिंट देना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। एक तो है ना 2 raised to power n minus 1, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्दर ये जो इसने हमसे 7 निकलवाया भी था, वो फर्दर 2 raised to power n minus 1 की ही फॉर्म का है, ठीक है। दिस इज बेसिकली 2 cube minus 1, ठीक है। तो है ना, मतलब इसको हम एक बार है ना एनालाइज करते हैं फिर से T7 में हो क्या रहा है। जैसे अगर मैं 7 एलिमेंट्स लगता हूँ, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ठीक है। तो A1 बेसिकली A2 और A3 इन दोनों से बड़ा है। A2 फर्दर A4 और A5 इन दोनों से बड़ा है। A3 फर्दर A6 और A7 से बड़ा है। और इन अनदर सेंस हम क्या कह सकते हैं, ये एक 2 पावर 0 यानी 1 का ग्रुप ये 2 पावर 1 के ग्रुप से बड़ा है। ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, कलेक्टिवली मतलब बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि A2 और A3 दोनों A4, A5, A6, A7 से बड़े हैं, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस ग्रुप में जैसे 4 एलिमेंट है इस ग्रुप में, है ना।
इन किसी मतलब दो का सुपर एलिमेंट इन दोनों से बड़ा एलिमेंट प्रीवियस ग्रुप में अवेलेबल है, इन दोनों से बड़ा भी प्रीवियस ग्रुप में अवेलेबल है। पॉइंट इज अगर हम ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाने का मतलब जैसे लेट से मैं 2⁴ - 1 यानी कि 15 के लिए मैं कंसीडर करना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं ना थॉट प्रोसेस समझाना चाहता हूँ आपको कि पेपर में आपको है ना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्डअप करना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। बट मतलब देखो ना इनमें में अगेन टाइम का खेल है, अगर आप टाइम टाइम से टाइम दोगे ना क्वेश्चन को, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर होगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या सोच सकते हैं, जैसे अगर मैं 15 की बात करूँ, A1 A2 A3 का एक ग्रुप बनाया, ठीक है, 2 का ग्रुप है ना, फिर 4 का ग्रुप बनाते हैं, A4 A5 A6 A7, ठीक है, फिर फर्दर 8 का ग्रुप बनाते हैं जो A8 से स्टार्ट होगा, राइट, A8 A9 एंड टिल A15 तक जाएगा, ठीक है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 8 मेंबर्स, ठीक है। अब इसमें ना जैसे A8 A9 का एक पेयर बनेगा, 10 11 का, 12 13 का, 14 15 का, हर पेयर का जो सुपर एलिमेंट है, सुपर एलिमेंट का मतलब है मेरा यहाँ पे उससे बड़ा एलिमेंट, वो इससे पिछले ग्रुप में है, जैसे A14 A15 का A7 है, ठीक है, सिमिलरली A8 A9 का कौन है, A4 है। फर्दर यहाँ पर इस ग्रुप के जो सुपर एलिमेंट बनेगा पेयर्स का, जैसे A6 A7 का सुपर एलिमेंट कौन है, उससे पिछले वाले ग्रुप में अवेलेबल है, A4 A5 का कौन है, इससे पिछले वाले ग्रुप में अवेलेबल है, A2 A3 का इससे पिछले वाले ग्रुप में अवेलेबल है। तो पॉइंट इज 2⁻n - 1 ये जो नंबर है, इसको हम परफेक्ट पावर्स में, 2 की परफेक्ट पावर्स में ग्रुप्स में बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे 2⁻0 से स्टार्ट हुआ, फिर 2⁻1, फिर 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब एंड सो ऑन 2⁻n - 1, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट इज ये देखो 0 से n-1 ये n ग्रुप्स में बंट जाएगा, राइट। बट अगेन मतलब यहां से भी है ना कुछ खास हिंट नहीं मिल रहा, ठीक है। अब फर्दर जो थॉट प्रोसेस कई बार आता है, क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे लेट से हमें ना इसको ऐसे भी सोच सकते हैं यार, 1 का ग्रुप है, फिर 2 का ग्रुप है, फिर 4 का ग्रुप है, राइट, फिर 8 का ग्रुप है, राइट, फिर मे बी 16 का ग्रुप होगा, है ना, एंड सो ऑन। फाइनली फिर एक 2⁻n - 1 का ग्रुप आएगा, एंड अगेन मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2⁻n - 1 कंसिडर कर रहा हूँ, इससे जस्ट पहले वाला ग्रुप 2⁻n - 2 का होगा, ठीक है। बट मतलब यहाँ से भी कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा। अब बट इसी इसी डायग्राम में ना अगर आप एक चीज सोचते हो, यहाँ पे एक पेयर ऐसा है जिसका सुपर एलिमेंट इन दोनों का इसमें अवेलेबल है, सुपर एलिमेंट का मतलब इससे बड़ा, फर्दर कोई एक और भी पेयर होगा, है ना, जिसका सुपर एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, फर्दर कोई और पेयर है जिसका सुपर एलिमेंट मतलब उससे बड़ा एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कोई दो पेयर्स हैं, है ना, जिनका सुपर एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, एंड सो ऑन। मतलब पॉइंट क्या है, ये जो अगर है ना आप ये स्ट्राइक कर पा रहे हो, तो आपको एक हिंट मिलेगा कि यार ये तो बहुत सारी ब्रांचेस बन रही हैं एंड वो हर जगह 2 में स्प्लिट हो रही हैं, तो बेसिकली एक बाइनरी ट्री बन रहा है। देखो अब जिन बच्चों को जिन्होंने थोड़ा बहुत ग्राफ थ्योरी पढ़ा हुआ था, या जिनको बाइनरी ट्रीज का आइडिया था, या जिनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का था, बेसिकली जिनको सॉर्टिंग सर्चिंग हीप्स के बारे में अगर सुना हुआ है, तो ये क्वेश्चन उनके लिए मतलब ये थॉट बहुत जल्दी आ जाता अगर आप लोगों को ग्राफ थ्योरी का आइडिया। अगर नहीं भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच में अगर आप टाइम डिवोट करते तो आपको ये थॉट प्रोसेस स्ट्राइक कर सकता था, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अभी क्या क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। अब बेसिकली देखो ना एक ट्री बनता है, ठीक है, दिस इज A1 जो A2 और A3 से बड़ा है, A2 फर्दर A4 और A5 से बड़ा है, ठीक है, A3 फर्दर A6 और A7 से बड़ा है ना। अब A4 देखो फर्दर A8 और A9 से बड़ा है, एंड A5 फर्दर क्या होगा, A10 एंड A11 से बड़ा है, A6 फर्दर क्या है, A12 A13 से बड़ा है, एंड A7 फर्दर A14 एंड सॉरी A7 फर्दर A14 और A15 से बड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली एक बाइनरी ट्री बन रहा है, एंड इनफैक्ट अब ये ना परफेक्ट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री का मतलब है मेरे बेसिकली यहाँ पे ना ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये देखो यहाँ पर कितने कितने चेन्स बन रहे हैं, 1 2
थ्री चेन बन गए और एक चेन में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड दिस इज नथिंग बट 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 में एक चेन में कितने एलिमेंट्स आएंगे n। ठीक है, चेन का मतलब है मेरा कोई भी इस टाइप का चेन ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे तक आ रहा है। ठीक है, बट अब यहाँ पर भी है ना, ये सोचना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि अब फर्दर कैसे प्रोसीड किया जा सकता है। देखो यहाँ पर है ना, जिन बच्चों को हल्का फुल्का रिकरेंस का आइडिया होगा, यहाँ पे ना एक चीज मैटर कर रही है, सिर्फ एक चीज मैटर कर रही है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो अपने ट्रीज में बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आई एम वेरी श्योर हर बच्चा बता सकता है A2 होगा। सेकंड मोस्ट बड़ा कौन सा होगा, नहीं बता सकते। इट कैन बी A4, इट कैन बी A5, बट इट कैन नॉट बी A8। ठीक है, A8 नहीं हो सकता सेकंड मोस्ट बड़ा, राइट। इट कैन नॉट बी एनीथिंग फ्रॉम दीज 4 नंबर्स, राइट। तो जैसे ही आप ये सोचते हो ना कि ये एक इंडिपेंडेंट चीज है, ये एक इंडिपेंडेंट चीज है, तो तभी आपको रिकरेंस थोड़ी बहुत ही स्ट्राइक करनी चाहिए। रिकरेंस रिलेशन हम इसमें कुछ बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं अब देखते हैं उसको। ठीक है, जैसे ना मैं इसी ट्री को उठाऊंगा, अब हमारे पास ये तो फिक्स हो जाता है कि भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी द लार्जेस्ट एलिमेंट, दैट इज 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो अब ये ना मैं प्रैक्टिकली t ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1 की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये वाला एलिमेंट a1 तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 है, तो रिमेनिंग कितने एलिमेंट्स बचे 2 रेज टू पावर n माइनस 2। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हाफ इधर हाफ इधर। तो बेसिकली 2 रेज टू पावर n माइनस 2 में से मुझे हाफ एलिमेंट सिलेक्ट करने, कितने तरीके से कर पाऊंगा मैं, 2 रेज टू पावर n माइनस 2 सी 2 रेज टू पावर n माइनस 2 का आधा। एंड इनफैक्ट अगर आप सोचोगे इसका हाफ इज नथिंग बट दैट इज 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1। एंड ये देखो ना, दिस इज नथिंग बट ये थोड़ा सा है ना इसका n माइनस 1 रिकरेंस का मतलब एक स्टेप नीचे आ रहा है, राइट। तो अब पॉइंट क्या, अब ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या किया, जितने इस फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के जितने एलिमेंट्स बचे थे उनको दो हाफ में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का ये तरीका, ठीक है, ये वाला हाफ में बेसिकली एक हाफ मैंने सिलेक्ट किया जो मैं इस वाले पार्ट को दे रहा हूँ, राइट। अब इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, दैट इज नथिंग बट टी ऑफ 2 रेज टू पावर, ये वैल्यू कितनी थी अभी मैंने बताई ना, ये वैल्यू, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसके लिए भी सेम रिकरेंस रिलेशन बनेगा, है ना। मतलब बेसिकली इसके लिए भी आई कैन राइट टी रेज टू पावर टी ऑफ 2 पावर n माइनस 1 माइनस 1, राइट। तो नाउ द होल पॉइंट इज ये क्या बन गया, टी ऑफ 2 पावर n माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 2 पावर n minus 2 factorial whole upon this value is nothing but this value, है ना। तो I can write 2 power n minus 1 factorial and in fact इस नंबर का हमने आधा किया तो सेकंड वैल्यू भी यही होगी, तो we can also write it as 2 raised to power n minus 1 factorial। मैंने अभी कुछ नहीं किया, जस्ट इस वैल्यू को एक्सपेंड किया, राइट, मल्टीप्लाइड बाय t of 2 power n minus 1 स्क्वायर्ड। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन आ गया। इसमें ना हमें क्या चाहिए था, हमें 2 का मैक्सिमम पावर चाहिए था इन दिस थिंग। ठीक है, तो अब है ना, अब एक चीज और ध्यान से समझना, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, चलो इसको है ना मैं नेक्स्ट उसमें लिखना चाहूंगा, राइट। ओके, लेट मी इरेज दिस थिंग्स। ये बनता है टी ऑफ, मैं एक बार है ना इस रिलेशन को दोबारा लिख रहा हूँ, दिस इज टी ऑफ 2 पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2 पावर n माइनस 2 factorial whole upon 2 power n minus 1 factorial 2 power n minus 1 factorial multiplied by t of 2 power n minus 1 squared। ठीक है, I guess that was the relation। ठीक है, that was the relation, right। अब है ना एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर मैं इस वैल्यू को देखता हूँ, अब मतलब इसी रिकरेंस रिलेशन से अगर मैं इफ आई एम ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग t of 2 power n minus 1 तो यहाँ जो राइट हैंड साइड बन रहा है
इसमें मैं n की जगह n-1 डाल दूंगा, राइट? तो व्हाट आई विल गेट, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, आई विल गेट ट्वाइस ऑफ n-1 -2 फैक्टोरियल, राइट, अपॉन ट्वाइस ऑफ n-2 बन जाएगा -1 फैक्टोरियल, ट्वाइस ऑफ n-2 -1 फैक्टोरियल, राइट, टाइम्स ट्वाइस ऑफ व्हाट, 2 रेज़ टू पावर n-1 n-2 सॉरी -1 होल स्क्वायर्ड। ये इस चीज का वैल्यू है। और अपने यहाँ पर, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, अपने यहाँ पर क्या था, अपने में इस चीज का भी स्क्वायर था, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, एक स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये ऑलरेडी दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं, इफेक्टिवली एक सिंगल वैल्यू की पावर 4 हो गई, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इस पूरी चीज का पावर 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, राइट? अब अब ध्यान से समझना, अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ बेसिकली इसके स्क्वायर की, जो कि ये वाली वैल्यू बन चुकी है, ठीक है? अब एक चीज ध्यान से समझो, हमें हमें किस चीज में इंटरेस्ट है? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि भैया हमें 2 का लार्जेस्ट पावर निकालना है, तो हमें 2 का, सिर्फ 2 के पावर में इंटरेस्ट है। मतलब अगर यहाँ पर इस जो इसका राइट हैंड साइड है, उसमें अगर कोई भी ऑड नंबर आता है, उसको मैं हटा सकता हूँ, बिकॉज वो 2 की पावर में कोई कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा उसका, है ना? वो 2 रेज़ टू पावर में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये वाली जो चीज है, इसमें ये इफेक्टिवली 2 का जितना भी पावर देगा, दैट विल बी सेम एज 2 रेज़ टू पावर, ये एक ऑड नंबर है ना? तो इसका फैक्टोरियल जो भी इफेक्टिवली 2 का पावर देगा, सेम पावर -2 फैक्टोरियल देगा, इससे जस्ट एक पहले से, बिकॉज दिस इज ऑड नंबर, ऑड नंबर इफेक्टिवली हमें कोई भी 2 कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इसके फैक्टोरियल में उतने ही 2s होंगे, उतना ही वो 2 कंट्रीब्यूट करेगा जितना उससे जस्ट एक पहले वाला इवन नंबर करेगा। अब इसका क्या फायदा होगा? अब यहाँ पे देखो, ये है ना 2 टाइम्स आ रहा है, वो एग्जैक्टली इससे इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये इसको भी मैं सेम चीज लिख सकता हूँ, वो इससे कैंसल आउट होगा, राइट? बट अब यहाँ पर इफेक्टिवली इसकी कितनी पावर बनेगी? 4। अब यहाँ पर भी देखो, इसमें पावर क्या बन रही है? 4। सेम लॉजिक से वो ब्रांचिंग में कैंसलेशन होती रहेंगी, ठीक है? मतलब ये सेम फैक्टर से इफेक्टिवली सेम नहीं है, सेम हमने ट्रीट किया, बिकॉज 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना? जितने भी 2s देगा, सेम नंबर ऑफ 2s, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 देगा, बिकॉज दिस नंबर इज एन ऑड नंबर, जो इफेक्टिवली एक ऑड नंबर कोई भी 2 कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो उसके फैक्टोरियल में जितने 2s आएंगे वो उससे पहले वाले इवन नंबर के फैक्टोरियल के इक्वली होंगे। बड़ी सिंपल सी चीज है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ 2s इफेक्टिवली आ रहे हैं, वो इससे कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर 4, बेसिकली 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 माइनस 1 की पावर 4 बन गई, वो इफेक्टिवली जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, उसके 4 में उसके नंबर ऑफ जीरोस, इसका उसके नंबर ऑफ 2s की कंट्रीब्यूशन से कैंसल आउट होगा, तो ब्रांचिंग बनती रहेगी, और फाइनली डिनोमिनेटर में कितना आएगा? वो 1 1 1 1, और 1 1 1 तो हमें कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है 2, तो इफेक्टिवली क्या बना? ये सारी चीजें, इफेक्टिव नंबर ऑफ 2 हमें किससे मिले? ये सारी चीजें इधर से खत्म होती रहेंगी, ये एक चीज बचेगी, ठीक है? तो t ऑफ 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 में, ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2s आएंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2s आएंगे, वो दैट इज नथिंग बट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन क्या? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2। तो बस अब ऑल वी नीड टू फाइंड इज कि 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 में 2 का कितना पावर आ रहा है? जो 2 का पावर आएगा दैट विल बी द आंसर, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल में, ठीक है? अब इस चीज को हम उठाते हैं, ऑलराइट। तो नाउ द क्वेश्चन reduces to 2 raised to power n minus 2 फैक्टोरियल में हमें 2 का पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है? देखो, अगर ये -2 नहीं होता, मान लो लेट्स अज्यूम 2 raised to power n में 2 का पावर कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है क्या करते हैं हम? इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 raised to power n minus 1, इसको फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट लेते रहते हैं, ठीक है? बड़ा स्टैंडर्ड सा जेईई का कांसेप्ट है ना? सबको आता भी होगा ये। एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम, राइट? प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2, फिर फर्दर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन करते रहेंगे, है ना? जब तक हमें क्वोशिएंट कुछ मिल रहा है, राइट? तो इसको ऐड कर देंगे फाइनली, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, राइट? तो प्रैक्टिकली इसमें 2 रेज़ टू पावर n में 2 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल में 2 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल में कितने 2s कंट्रीब्यूटेड होंगे? दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर n
-1। बट हमारा नंबर 2 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल नहीं था, हमारा नंबर था 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखना 2 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल को यू कैन राइट 2 पावर n टाइम्स 2 पावर n माइनस 1 टाइम्स 2 पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल। हमें इसकी कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो इफेक्टिवली जो एक्स्ट्रा 2s आ रहे हैं वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज एन ऑड नंबर, जैसे मैंने पहले बताया था ऑड नंबर हमें कोई भी 2 कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो जो भी 2 की कंट्रीब्यूशन है वो 2 पावर n इफेक्टिवली एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है। ये कितने 2s कंट्रीब्यूट कर रहे हैं n, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट n। तो फाइनली 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 में what will be the exponent of 2? That is nothing but this thing minus this thing, which is 2 raised to power n minus 1 minus n. And in fact this is what we need to prove, यही हमें prove करना था, ठीक है। तो exponent of k is 2 raised to power n minus 1, right? 2 raised to power n minus 1, ठीक है। वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, अगर हम हमारा T7 की बात करें, T7 was 80, राइट, हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, और उस केस के लिए 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 को अगर हम 7 से कंपेयर करेंगे तो n इज नथिंग बट 3, एंड यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट 16 टाइम्स 5, एंड 6 मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इज 4, तो n को 3 इसमें अगर हम रखते हैं तो वी शुड गेट 4, एंड यू कैन वेरीफाई, आप चेक भी कर सकते हो, 2 क्यूब माइनस 1 माइनस 3, तो 8 माइनस 4 दैट इज 4, ठीक है, तो विच इज क्लियरली मैचिंग विद दिस 4, राइट। तो दैट वाज द बी पार्ट। तो अगेन मतलब देखो, ट्रस्ट मी, इफ यू आर गुड एट कंप्यूटर साइंस, अगर आपको बाइनरी ट्रीज के बारे में आइडिया है, आपने अगर सर्चिंग या सॉर्टिंग का एल्गोरिथम कुछ किया हुआ है, जो कि आइडियली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता एक 11th-12th के बच्चे से, बट यस जिनका सीएस का बैकग्राउंड है तो उनके लिए क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन इजी रहा होगा। बट यस अगर नहीं भी आइडिया तो यू कैन अप्रोच, है ना, अप्रोच कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इन के पेपर में क्या होता है, यू हैव द टाइम, टाइम है आपके पास, है ना। ऑलराइट, चलो तो अब मैं ना हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम अभी कंसिडर देखते हैं कि थर्ड पार्ट को कैसे करना है। देखो अब थर्ड पार्ट में ना क्या था, यहाँ पे ना इसने हल्का सा चेंज किया, 2 पावर n+1 कर दिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम हमारा ट्री बनाते हैं तो बेसिकली पहले जो ट्री कंप्लीट हो रहा था, है ना, जैसे लेट से पहले ट्री कुछ इस टाइप का था, राइट। अब यहाँ पिछली बार में एलिमेंट से 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, अभी एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1, तो इफेक्टिवली 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, है ना। तो वो 2 एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, वो बेसिकली इस तरीके से एक्स्ट्रा बनेंगे, तो एक कंप्लीट ट्री नहीं बना जैसे हमने पहले 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 के केस में देखा था, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, है ना, इसको हम कैसे देख पाएंगे, लेट से इसको फिर से रिकर्सिव रिलेशन की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, t ऑफ 2 पावर n प्लस 1। अब फर्स्ट एलिमेंट तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा a1, वो तो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। नाउ द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 2 रेज़ टू पावर n। अब 2 रेज़ टू पावर n एलिमेंट में से देखो इन दोनों में 2 का गैप होगा, है ना, दे आर नॉट इक्वल। लास्ट केस में क्या था, वो दोनों इक्वल थे, यहाँ इक्वल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 रेज़ टू पावर n में से इसका आधा किया, ठीक है, दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐड कर देते हैं, राइट हैंड साइड में एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि इनमें 2 का गैप रहे, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, 2 रेज़ टू पावर n एलिमेंट्स में से हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाले एलिमेंट्स, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1, राइट, ठीक है। वो इस वाले पार्ट को दे दिए, जो बचे वो इस वाले पार्ट को दे दिए, ठीक। अब बेसिकली हमने एलिमेंट्स असाइन कर दिए हमारे लेफ्ट रिकर्सिव एलिमेंट के लिए और राइट रिकरेंस एलिमेंट के लिए, राइट। तो अब फर्दर अब देखना ये किसका, दिस विल बिकम t ऑफ कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 1, जो कि काफी हद तक इससे मिलता जुलता लग रहा है, बेसिकली इसका एक स्टेप डाउन है ना। और t ऑफ दिस थिंग विच इज t ऑफ 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। हमने n के लिए कैलकुलेट किया था, यहाँ n माइनस 1 के लिए, इनफैक्ट t ऑफ 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये तो हम वैल्यूज यहाँ से रख ही सकते हैं b पार्ट से, राइट। दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 माइनस 1, so that should come out to be 2 raised to power n minus 1 and minus n, right? I hope ये सबको क्लियर हो रहा होगा। This minus 1 will become plus 1, ये से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ठीक है, मैं इसको अब नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जाना चाहूंगा। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ वो t ऑफ
कितना था 2 raised to power n plus 1. Yes, this comes out to be 2 raised to power n 2 raised to power n c 2 raised to power n minus 1 था। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power n factorial whole upon 2 raised to power n minus 1 factorial प्लस प्लस वाला आ जाएगा 2 raised to power n minus 1 plus 1 factorial, राइट। ये चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 raised to power n factorial whole upon 2 power n minus 1 factorial times 2 raised to power n minus 1 plus 1 factorial, right, multiplied by t of 2 power n minus 1 जिसकी वैल्यू थी नॉट एग्जैक्टली वैल्यू, बेसिकली एक्सपोनेंट ऑफ 2। हमारा देखो सारा इंटरेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 में है, यहाँ से एक्सपोनेंट ऑफ 2, अच्छा t ऑफ 2 रेज टू पावर n minus 1 plus 1, और यहाँ एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आ रहा था, दैट इज 2 रेज टू पावर n minus 1 minus n, 2 raised to power n minus 1 minus n. This is not the value of this thing, basically exponent of 2 इतना आएगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें से exponent of 2 निकालता हूँ, ठीक है। तो 2 power n मुझे exponent of 2 कितना देता होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले मेथड देखा था, that comes out to 2 raised to power n minus 1, ठीक है। इसकी बात करता हूँ मैं, 2 raised to power n factorial है obviously, 2 raised to power n minus 1 plus 1 factorial की बात करता हूँ। ये एक ऑड नंबर है, ये कोई मुझे 2 का पावर नहीं देगा, तो इससे जितना एक्सपोनेंट 2 का मिलेगा दैट इज सेम एज 2 रेज़ टू पावर n minus 1 फैक्टोरियल से मिलेगा, और ये मैं ऑलरेडी जानता ही हूँ, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर n minus 1 plus 1 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2 दैट विल बी हाउ मच, 2 रेज़ टू पावर n minus 1 minus 1, राइट। अब हम देखते हैं इसमें से 2 रेज़ टू पावर n minus 1 minus 1 फैक्टोरियल में से, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज एन ऑड नंबर, बट इससे पिछले वाले ऑड नंबर की जगह मैं इससे अगले वाला जो इससे बड़ा ऑड नंबर है वो कैलकुलेट करता हूँ। तो मतलब बेसिकली मैं 2 रेज़ टू पावर n minus 1 फैक्टोरियल कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। इसकी मुझे नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2 पता है, बेसिकली ये वाली चीज होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 2 रेज़ टू पावर n minus 1 माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ उतने नंबर ऑफ टूज जो मुझे ये वाली वैल्यू देगा, और ये कितने टूज दे रहे हैं, दैट इज गिविंग मी n minus 1 टूज, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 in this will be this thing, right? Now these two are in denominator, let's add the exponents. So this, if we add these two things we will get what, these two will get, this minus 1 will get cancelled out with this, so these two will become 2 raised to power n minus 1 minus n, right? Now this is in denominator, this is the numerator, so what is the net exponent of 2? So that will be 2 raised to power n minus 1 minus of 2 raised to power n minus 1 minus n, and that will come out to be n, ठीक है। तो यहां से हमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना मिला, दैट इज नथिंग बट n, राइट। क्लियर, आई होप ये सबको क्लियर होगा, राइट। तो यहां से n एक्सपोनेंट मिल रहा है 2 का, ये वाला जो टर्म था उससे हमें इतना एक्सपोनेंट मिला। नाउ लेट्स, सिंस दीज आर इन द मल्टीप्लिकेशन, तो लेट्स ऐड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 फ्रॉम दीज टू फैक्टर्स, है ना। This is n, this is 2 raised to power n minus 1 minus n. Now if we add these things, what we will get? We will get a net exponent is 2 raised to power n minus 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक अभी क्लियर हो रहा होगा। अब हमारे पास ये 2 raised to power n minus 1 आ गया, तो फाइनली जो एक्सपोनेंट ऑफ 2 in t raised to power 2 n plus 1 बन रहा है, दैट इज, अगेन मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा, हम सिर्फ एक्सपोनेंट को डील कर रहे हैं, तो वो एक्सपोनेंट 2 raised to power 2 का एक्सपोनेंट 2 raised to power n minus 1 टाइम्स जो हमें मल्टीप्लिकेशन में तो वो ऐड हो जाएंगे एक्सपोनेंट, इफेक्टिवली किसका, जो हमें मिल रहा है अब ये हमारे पास बच जाता है t ऑफ 2n minus 1 plus 1, ठीक है। तो अब है ना, देखो इस पार्ट को, अब इस इक्वेशन को मैं फर्दर लेकर चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारे पास बस ये इक्वेशन बच गई है अगेन, जो कि एक सिंपल सा रिकर्सिव रिकरेंस रिलेशन है ना। ये बन रहा है t ऑफ 2 power n plus 1, दैट इज नथिंग बट 2, अगेन नॉट इक्वल टू, सिर्फ हम एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, 2 power n minus 1 टाइम्स, अगर हमें जो भी एक्सपोनेंट मिल रहा है किससे, 2 raised to power n minus 1 plus 1 से, ठीक है। अब सिंस मल्टीप्लिकेशन में तो नेट एक्सपोनेंट्स 2 के ऐड होंगे, तो ये 2 raised to power n minus 1 आ रहा है, ठीक है। जब n था तो n minus 1, अब यहाँ पर n minus 1 है तो we will get 2 raised to power n minus 2, फर्दर एंड
2 raised to power n minus 2 plus मतलब multiplied by this thing t of what 2 raised to power n minus 2 plus 1 जो फर्दर हमें क्या देगा 2 raised to power n minus 3 ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये एक एक करके ऐड होते रहेंगे। अब नाउ द पॉइंट इज देखो फाइनली अगर यहाँ पर n आ रहा है तो एक कम पावर हमें मिल रही है राइट। तो जैसे n आया तो n माइनस वन, फिर n माइनस वन के लिए हमें n माइनस टू मिला, n माइनस टू के लिए हमें n माइनस थ्री मिला। फाइनली देखो जब हम पहुंचेंगे एंड में t3 पर, t3 को वी कैन राइट 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 ठीक है। अब t3 को जब हम लिखेंगे यहाँ पर आइडियली पावर एक्सपोनेंट में क्या बनना चाहिए था, यहाँ पर इट शुड बी क्योंकि ये 1 है तो 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 विच इज 0। बट फर्दर हम कहाँ जाते t1 पर, मल्टीप्लाइड बाय t1 भी आता ना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम एक चीज आएगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई n का वैल्यू जो है ना दैट वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब मैं t3 के बाद आगे रिकर्सिव नहीं लगा सकता। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर जो हमें t3 का वैल्यू रखना था ठीक है, यहाँ पर जो हमें t3 का वैल्यू रखना था वो 2 रेज़ टू पावर 0 यानी 1 की जगह हम एग्जैक्टली t3 का वैल्यू रखेंगे। एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ t3, दैट वाज 2। अगर आपको ध्यान होगा जो क्वेश्चन में इनफैक्ट मेंशन भी था, तो t3 यहाँ पर हम 2 रखेंगे। आइडियली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, लॉजिक के हिसाब से हमारी सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे हमारा 1 प्लस फिर फर्दर t1 आना चाहिए था। बट सिंस t1 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज क्वेश्चन का कॉन्स्टेंट था कि भैया जो n की वैल्यू है वो 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए ठीक है। तो यहाँ पर ये ना एक सिली मिस्टेक आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों की हुई होगी, जिस वजह से शायद उनका आंसर 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 आया होगा फाइनल आंसर, व्हिच इज नॉट करेक्ट। बट मेरे हिसाब से इन इवैल्यूएटर्स को इसमें कोई बहुत ज्यादा मार्क्स डिडक्ट करने नहीं चाहिए। 3-4 मार्क्स बनते हैं डिडक्ट होना, 3 मार्क्स मैक्स, 4 भी मैं कहूंगा कि शायद नहीं बनने चाहिए, डिडक्ट नहीं होने चाहिए राइट। तो t3 का हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ऑल वी नीड टू फाइंड इज 2 रेज़ टू पावर n minus 1 plus 2 रेज़ टू पावर n minus 2 plus 2 रेज़ टू पावर n minus 3 plus and so on। फाइनली जो सीक्वेंस आइडियली 1 पे एंड अप होना चाहिए था वो 2 पर एंड अप हो रहा है, तो लेट्स स्प्लिट 2 as 1 plus 1 राइट। नाउ वी नो this from GP, this is nothing but 2 raised to power n minus 1 plus 1 and we will get our final answer as 2 raised to power n right। So basically now these will be the final answers। T7 के लिए what will be the answer, T7 के लिए that was the 80 right, ये हमने प्रूव किया था। and find the largest non-negative integer k such that 2 raised to power k divides this, answer for this part will be 2 raised to power n right। तो आई होप यार ये वाला क्वेश्चन अभी आपको समझ में आया होगा है ना। मैंने कोशिश की है स्क्रैच से कैसे थॉट प्रोसेस बिल्डअप करना था इस क्वेश्चन में है ना। एंड मुझे यार बहुत टाइम लगा था इस क्वेश्चन में, मतलब आई टुक अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर इस क्वेश्चन में मुझे लग गया था इतना टाइम राइट। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन भी जल्दी से करेंगे ठीक है। सी यू सून।